जितने भी स्टेट पीएससीएस एग्ज़ाम हैं, सारे एग्ज़ाम में आजकल डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन डाली जा रही है। इसलिए इसको माइंड में रखकर और एनसीईआरटी हम लोग शुरू किए। जैसे कि हम लोग के टेलीग्राम ग्रुप है, आप देख सकते हैं ये जो एग्ज़ाम कैप्सूल लिखा गया है, ये आइकन दिख रहा है। अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करते हैं तो आसानी से ये ग्रुप आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आइएगा तो इसका अलग अलग ब्रांच है। किसी ग्रुप में सीटेट का तैयारी होता है, किसी अदर ग्रुप में जाइएगा तो शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी होता है, किसी अदर एक ग्रुप में जाइएगा, आप सिंपली एग्ज़ाम कैप्सूल में आइएगा तो वहाँ से टोटल आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं अपने इच्छा के अनुसार। आप डायरेक्ट एग्ज़ाम कैप्सूल में आ जाते हैं तो टोटल के टोटल लिंक मिलेगा, और एग्ज़ाम कैप्सूल में सभी एग्ज़ाम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट कराई जाती है। ठीक है, तो आप लोग ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे आइएगा सीटेट वाले बैच में या फिर बीपीएससी ट्री वाले बैच में, तो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग क्लास कराते हैं। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सेम ऐसे ही आपको स्क्रीन पे वहाँ क्लास कराई जाती है। और उस क्लास में 8 क्लास के, ठीक है, 8 और लास्ट आज 6 क्लास के ज्योग्राफी ख़त्म होने वाला है। ठीक है, 8 क्लास के ख़त्म हो चुका है, 6 क्लास के ख़त्म होगा, फिर 7 क्लास के चालू हो जाएगा। तो जैसे 6 क्लास के ख़त्म हो रहा है आज, उसी को माइंड में रखकर और वहाँ जो जितने लोग पढ़ते हैं उनके लिए ये शॉर्ट नोट्स रेडी किया गया है। ये नोट्स भी आपको दिया जाएगा, और उससे पहले मैं इस नोट्स के थ्रू एक वीडियो क्रिएट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग के रिवीजन करने में सही रहेगा। ठीक है, तो देखिए इस नोट्स में, इस वीडियो सेशन में आपको क्या मिलेगा। तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, क्या मिल जाएगा? सौर मंडल में पृथ्वी मिल जाएगा। ये नोट्स को भी मैं दूंगा और साथ में वीडियो भी दूंगा, ताकि आप आसानी से अगर नोट्स में कुछ समझ में नहीं आए तो वीडियो जलाकर देख ले वहाँ से। देन उसके बाद यहाँ पे मिलेगा ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर मिल जाएगा। थर्ड में आपको मिलेगा पृथ्वी की गतियाँ मिलेगा। देन उसके बाद मानचित्र मिल जाएगा। मानचित्र से आगे आइएगा तो आपको मिलेगा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल मिल जाएगा। देन उसके बाद पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप मिल जाएगा। हमारा देश भारत मिल जाएगा, और भारत की जलवायु, वनस्पति और जीव से रिलेटेड मिल जाएगा। ये आप देखिएगा तो 6 क्लास में 8 चैप्टर है, लेकिन ये ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। आप नया वाला के अकॉर्डिंग आप जाइएगा तो आपको इतना नहीं पढ़ना है। तो आप लोग के माइंड में आता होगा कि आखिर क्या क्या पढ़ना है, तो मैं बता देता हूँ। 1 नंबर चैप्टर पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, 4 पढ़ना है, 5 पढ़ना है, और एक हमारे देश भारत 6 गो चैप्टर पढ़ना है। ये 2 चैप्टर है, इसको निकाल दिया गया है। लेकिन मैं इस नोट्स में 8 के 8 चैप्टर का नोट्स दे रहा हूँ। आप आइए, ग्रुप में जुड़िए और हम लोग के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए। वहाँ टेस्ट होता है, ऑफलाइन भी टेस्ट होता है और ऑनलाइन भी टेस्ट होता है। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं पहले ही बता दिया हूँ कि ये जो होगा सिर्फ रिवीजन क्लास के लिए होगा। अगर आप डीप में पढ़ना चाहते हैं रियल में, तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। और नहीं तो अगर वीडियो ही आप चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एकदम टोटल डीप में आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चैप्टर 1 क्या दिया गया है? सौरमंडल में पृथ्वी। यहाँ से पॉइंटें हम लोग देख सकते हैं क्या क्या पॉइंट दिया गया है। सबसे पहले पॉइंट ही दिया गया है कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात कहलाती है। तो हम लोग को भी पता है कि ये क्या कहलाती है? पूर्णिमा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि पूर्ण चंद्रमा नहीं दिखाई देने वाली रात क्या कहलाती है? तो अमावस्या कहलाती है। देन उसके बाद देखिएगा कि सूर्य, चंद्रमा तथा रात में आसमान में चमकने वाले वस्तुएं क्या कहलाता है? तो खगोलीय पिंड। ठीक है, तो ये सारे चीज़ आसमान में देखिएगा तो सूर्य, चंद्रमा, रात में बहुत सारे खगोलीय पिंड, तारा वगैरह, ये सब क्या करता है? चमकते रहता है। उसको खगोलीय पिंड में आप ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृति अगर पूछा जाए, उसी को नक्षत्र मंडल बोलते हैं।
ठीक है। और उसमें देखिएगा तो प्रमुख नक्षत्र मंडल कौन कौन से, तो बिग बियर देख लीजिएगा, सप्तऋषि, ये मंडल वगैरह आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आप देखिएगा एक पॉइंट और है, उत्तर दिशा का निर्धारण किस तारे के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आपसे अगर पूछ दिया जाता है तो ध्रुव तारे। देखिए आजकल क्वेश्चन तो इतने इजी नहीं आ रहा है, लेकिन ये सारे पॉइंट जो होते हैं ना, तो आपको कथन कारण में डायरेक्ट दे दी जाती है, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए देखिए यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है कि ध्रुव तारे की स्थिति जानने के लिए हम किस नक्षत्र मंडल की सहायता लेते हैं। तो नक्षत्र मंडल में एक आप पढ़े हुए होंगे, सप्तऋषि मंडल होता है, उसका हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह खगोलीय पिंड जिनका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है तो उसको ग्रह कहते हैं, लेकिन जिसका होता है ना उसको तारा बोलते हैं। अगर नहीं बोल देगा तो ग्रह होता है, और जिसके पास प्रकाश और ऊष्मा, लाइट और हीट होता है उसको तारा बोलते हैं। है यहाँ से कि किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले बने हुए हैं। तो याद रखिएगा कि आप बृहस्पति बोलिएगा, शनि बोलिएगा और यूरेनस को ही अरुण बोलते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो मात्र 3 ही हैं, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। आप देखिएगा तो इसके चारों ओर छल्ले बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से दे दिया गया है कि पौराणिक के रोमन कहानियों में सूर्य देव को क्या कहा जाता है, तो सूल कहा जाता है। पुराने ज़माना में आप देखिएगा तो उसमें जो कहानी मिलता है ना, तो उसमें आपको मिलेगा सूर्य देवता को सोल, कहीं पे सोल या कहीं पे सूर्य देव करके लिखा गया है, तो आप कनेक्ट कीजिएगा। सोल का मतलब होता है सूर्य देव या सूर्य देवता, जैसे भी आप याद रखिए। ब्रह्मांड के लिए प्रकाश एकमात्र स्रोत है। प्रकाश का एकमात्र स्रोत क्या है, तो सूर्य है। हम लोग को भी पता है कि मात्र एक सूर्य ही है जो कि सबको प्रकाश देता है और यहाँ से प्रकाशित होते हैं। यानी कि सूर्य क्या हो गया। आपसे कोई पूछता है कि तारा है या ग्रह है, तो आप बोलिएगा तारा है, स्टार है, ठीक है, क्योंकि इसके पास प्रकाश, और जब प्रकाश होगा तो हीट जरूर होगा। देन उसके बाद दिया गया है कि सूर्य पृथ्वी से कितना किलोमीटर पर स्थित है। तो याद रखिएगा 15 करोड़ किलोमीटर पे स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि सौर मंडल में कितने ग्रह। तो आपसे कोई पूछता है तो आप बोलिएगा 8, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून याद रखना है, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे वाला पॉइंट दिया गया है कि ग्रह जिस निश्चित पथ पर ये जो चक्कर लगाता है निश्चित पथ पे, उसको क्या बोलते हैं, तो उसे उसका कक्षा बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा होता है। तो ये सूर्य अगर हो जाता है तो इसके नज़दीक ग्रह क्या हो जाता है, बुध होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि बुध को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो इस पॉइंट को भी याद रखना है, 88 दिन लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो याद रखिएगा शुक्र। अगर आपसे पूछ दिया जाता है आखिर क्यों बोला जाता है, तो बोल दीजिएगा आकार और आकृति में लगभग सेम है, इसलिए बोल दिया जाता है। देखिए ना यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट है, प्लूटो जिसे ग्रह माना जाता था अब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया लगभग कब, तो अगस्त 2006 में। आप बुक पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा अगस्त 2006। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है कि वर्तमान में प्लूटो को क्या कहा जाता है, तो बौना ग्रह बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ से आपको याद रखना है कि प्रकाश की गति क्या है, तो क्या आप बताइएगा, तो आप बताइएगा कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगभग समय लगता है, तो लगभग आप बता सकते हैं कि 8 मिनट लगता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला अगर पूछा जाए कि प्रथम व्यक्ति कौन था, तो आप बता सकते हैं कि ये जो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि 20 जुलाई 1969 में ये गए हुए थे। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी के अगर आकार आपसे पूछ दिया जाता है तो भूआब यानी कि जीवाइड आप बोल सकते हैं। भूआब का अर्थ क्या होता है, तो पृथ्वी के समान आकार। देन उसके बाद देखिएगा क्या दिया गया है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो आपसे पूछ दिया जाए तो बोलना है कि चंद्रमा, मात्र एक उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा का व्यास कितना है, तो याद रखिएगा 1/4 है। अगर आपसे पूछ दिया जाता है तो बोलिएगा 1/4 है। वहीं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी अगर देखिएगा तो दोनों को कंपेयर करके दिखाया हुआ है 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, आप बताइएगा पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी अगर पूछ दिया जाता है तो 3,84,400 आप बोल सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ से देखिएगा कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, तो लगभग 27 दिन आप बता सकते हैं। देन उसके बाद देखिएगा क्या दिया गया है, बृहस्पति और मंगल। आपसे अगर पूछ दिया जाता है कि शुक्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच कक्षा में पाए जाते हैं या चक्कर लगाते हैं, तो आप बता सकते हैं क्या चीज़ बताइएगा, बृहस्पति और मंगल बता सकते हैं आराम से। देन उसके बाद दिया गया है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है, तो भैया आपको बताना है कि उल्का पिंड कहा जाता है या इसको बोला जाता है। देन उसके बाद दिया गया है कि रात्रि में आकाश में दिखाई देने वाले चौड़ी एक सफ़ेद पत्ती दिखाई देता है पट्टी की तरह, उसको आकाश गंगा बोलते हैं। ठीक है, रात में देखिएगा तो लगेगा एक पट्टी के जैसा दिखाई दे रहा है, पट्टी नहीं होता है, वो कहीं कहीं पे रहता है, लेकिन दूर होने की वजह से लगता है कि मिल गया है, इसीलिए पट्टी के जैसा दिखाई देता है। तो ये रहा आपका चैप्टर 1 का शॉर्ट नोट्स के थ्रू मैं रिवीजन करा दिया, और आप लोग एक बार अच्छा से इस वीडियो को देखिएगा, रिवीजन आपका भी हो जाएगा। चैप्टर 1 से आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हो सकता है कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं फंसे। हाँ, और सेकेंड चैप्टर में हम लोग देखेंगे ग्लोब पे अक्षांश और देशांतर के बारे में टोटल पॉइंट। देखिएगा फर्स्ट पॉइंट ही दे दिया गया है कि ग्लोब पर स्थित वे दो बिंदु जिन पर पृथ्वी जो होता है ना झुकी हुई दिखाई देती है। ग्लोब आप देखिएगा तो ऐसे नहीं होता है, तो लगता है कि ऐसे है, झुकी हुई है। ठीक है, तो उसको अक्ष बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ देता है कि पृथ्वी किस दिशा में या किस दिशा से होकर उसका ध्रुव चलती है या घूमती है, तो बोलिएगा पश्चिम से पूर्व। ठीक है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। एक और पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए कि वह काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो आप बताइएगा इक्वेटर होता है, भूमध्य रेखा होता है या विषुवत रेखा, जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हैं। देन उसके बाद आप देखिएगा पृथ्वी के उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखना है। विषुवत रेखा के समानांतर रेखा को अक्षांश बोलते हैं। जैसे ये आपका विषुवत रेखा हो गया, ठीक है, ये विषुवत रेखा हो गया, तो इसके जो समानांतर रेखा खींचा जा रहा है ये सारे के सारे अक्षांश है। ठीक है, अगर आपसे देशांतर पूछ दिया जाता है तो मैं यहीं पर जिक्र कर देता हूँ। तो जो आप आइएगा ऊपर से नीचे, यानी कि आप उत्तर से दक्षिण आइएगा, तो ये आपका देशांतर हो जाता है। इसमें एक क्वेश्चन आपसे और पूछ दिया गया है कि विषुवत रेखा के समानांतर रेखा को कहा जाता है। ये तो हम लोग देख लिए समानांतर रेखा कहा जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाता है अक्षांशों का माप जो होता है कैसे, तो अंश में मापा जाता है। देन उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश से किस कटिबंध में आते हैं, तो उष्ण कटिबंध याद रखिएगा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की ये जो जगह है आप देख सकते हैं, ये सारे जगह है, इसको उष्ण कटिबंध बोला जाता है। ये भी मैं बहुत अच्छा से क्लास में मैं करा चुका हूँ। देन उसके बाद यहाँ से देखिएगा उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, और मकर रेखा के नीचे देखिएगा तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो देखिए सबसे पहले तो उष्ण कटिबंध था, उसके बाद शीतोष्ण कटिबंध आप बोल सकते हैं, यानी कि शीत प्लस उष्ण, यानी कि शीत भी रहेगा और उष्ण भी रहेगा। देन उसके बाद क्या पॉइंट दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं दिया गया है कि
उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त उत्तरी ध्रुव तक, और देन उसके बाद दक्षिणी में जाइएगा तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त से लेके दक्षिणी ध्रुव तक के जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, तो शीत कटिबंध बोलते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। यानी कि ये जो बात बोल रहा है भैया, तो सबसे नीचे वाला पॉइंट को बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे नीचे वाला पॉइंट यहाँ से जब शुरू होता है तो इसको क्या बोलते हैं, उत्तर को देखिएगा तो उत्तरी ध्रुव वृत्त बोलते हैं, और उसके बाद यहाँ लास्ट को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। उसी तरह दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी तक ये जाता है, उसको शीत कटिबंध। यहाँ पर सूर्य का जो लाइट होता है ये डायरेक्ट नहीं आता है, नहीं आ पाता है, इसीलिए शीत ही शीत रहता है, यानी कि बर्फ़ ही बर्फ़ रहता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, और आगे वाला पॉइंट जो दिया गया है देख सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं देशांतर रेखा है। लेकिन वहीं पर देख लीजिएगा 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, तो प्रमुख यामोटर बोला जाता है, जो कि ग्रीनविच में हम लोग जानते हैं ब्रिटेन के बाद। वहीं देखिए यहाँ दे दिया गया है कि प्रमुख यामोतर रेखा कहाँ से गुजरती है, तो लंदन के ग्रीनविच देखिएगा राजकीय वेधशाला वहीं से होकर गुजरती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रमुख यामोतर रेखा पृथ्वी के किन दो समान भागों में विभाजित करती है, तो एक होता है देख लीजिएगा, तो ये पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध है। ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे काटता है। इसीलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कुल देशांतर रेखा कितना 360 होता है, लेकिन वहीं अक्षांश पूछ दिया जाए तो आपको बताना है 181 होता है। कितना होता है, तो 181 होता है। आप देखिएगा नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या दिया गया है कि जो स्थान ग्रीनविच के रेखा के जो पूर्व में स्थित है, पूर्व के मतलब दाहिने साइड स्थित है, उससे क्या होगा, उसका समय जो होता है ग्रीनविच से आगे माना जाता है। क्या माना जाता है, ग्रीनविच से आगे माना जाता है, यानी कि ग्रीनविच से आगे, यानी कि प्लस उसको कीजिएगा, और जो आपको पश्चिम में है उसको पीछे माना जाता है, यानी कि आप माइनस कीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ मैं बता दिया हूँ। ठीक है, आप ये समझ लीजिए ग्रीनविच है यहाँ से, तो इस साइड जाइएगा तो प्लस कर दीजिएगा टाइमिंग में, इधर जाइएगा तो ये माइनस कीजिएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिएगा 24 घंटा में कितना, तो 360 घूम जाता है, तो वहीं 1 घंटा में आप निकलिएगा तो 15 डिग्री निकलेगा, और 1 डिग्री इधर उधर होगा तो 4 मिनट में होगा। बस सिंपल सा पॉइंट है। भारत का मानक यामोतर बोला जाएगा तो 82.5 होता है, ये हम लोग को भी पता है। 82.5 डिग्री अगर पूर्व होता है, पश्चिम कभी गड़बड़ मत कीजिएगा, ये क्या होता है भैया, पूर्व होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग सेकेंड नंबर चैप्टर भी कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले ही पॉइंट देख सकते हैं दे दिया गया है, क्या चीज़, पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पृथ्वी की गति जो होता है 2 टाइप की होती है। कौन कौन से, तो एक घूर्णन होता है, एक परिक्रमण होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से देखिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको घूर्णन बोलते हैं, अपने अक्ष पर। आज जब सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्ष में चक्कर लगाता है उसको क्या बोलते हैं, तब परिक्रमण बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये पृथ्वी है तो अपने अक्ष पर घूमेगा तो इसको घूर्णन बोलते हैं। आज जब ये सूर्य, समझ लीजिए ये सूर्य है, तो इसको चक्कर लगाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, इसको चक्कर लगाएगा तो इसको बोलते हैं परिक्रमण बोलते हैं। हमेशा इस पॉइंट को आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से देखिएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है, और वहाँ से कोण बनाता है। देखिए 23.5 डिग्री झुका हुआ है, लेकिन 66.5 डिग्री के कोण बनाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ से थोड़ा फॉल्ट है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है कहलाता है कक्षीय समतल बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि पृथ्वी पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है वो कहलाता है प्रतिदीप्ति वृत्त। जैसे ये हो गया, और यहाँ से अगर सूर्य निकलता है तो ये दिन होगा, तो ये रात पक्का होगा। तो ये जो विभाजित करेगा उसी को प्रतिदीप्ति वृत्त बोलते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि
किसी विद्वान ने बताया था, कौन सा ऐसा विद्वान है कि जो बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर क्या करता है, घूमता है। तो ये एक खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे, वहीं बताए हुए थे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से देखिएगा कि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में कितना समय लगता है, तो 365 दिन 6 घंटा आप बता सकते हैं। दिन उसके बाद देखिएगा कि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद, ठीक है, 6 घंटा को मिलाकर एक दिन जुड़ जाता है, और इसी वर्ष को जब जुड़ता है ना, तो एक दिन जब बढ़ता है तो उसको लीप ईयर बोल जाते हैं। यानी कि आप बता सकते हैं कि जैसे ही 365 दिन होता है तो आपको आगे चल के ऐसे 6 घंटा, 6 चौका 24 आप कीजिएगा, तो यानी कि 4 वर्ष में 1 घंटा, मतलब एक दिन बढ़ जाता है। तो जिस 65 होता है ना, 365, तो इसमें एक दिन बढ़ जाएगा। जब 66 हो जाएगा तो उसी को लीप ईयर बोलते हैं। और जिस दिन बढ़ेगा ना जिस ईयर में, तो उस दिन देखिएगा ना फरवरी में 29 दिन का हो जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फरवरी कितने दिन के लीप ईयर में होता है, तो 29 दिन। तो ऐसे सिंपल में 28 दिन का होता है। देखिएगा कि किस दिनांक, ये आपसे क्वेश्चन अगर कोई पूछता है कि किस दिनांक को, यानी कि तारीख को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा, तो लंबा दिन बोला जाएगा तो 31 जून बोलिएगा। ठीक है, ये सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट लंबा दिन के लिए। और छोटा बोलेगा तो आप बता सकते हैं कि उसी समय 31 जून को जब लंबा दिन हो जाएगा तो रातें क्या होता है, छोटी होती है, याद रखिएगा। और इस अवस्था को क्या बोलते हैं, उत्तर अयनांत बोलते हैं। ठीक है, इस अवस्था को क्या बोलते हैं, उत्तर अयनांत। अगर आपसे पूछा जाए कि दिन आपका बड़ा तो रात पक्का क्या छोटा हो जाएगा, उसी को उत्तर अयनांत बोलते हैं। और ये घटना होता है 21 जून को होता है। इस पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 21 जून को सूर्य की किरण कहाँ पे होती है, तो ये कर्क रेखा पर। और वहीं 22 दिसंबर के कोई पूछेगा तो बताइएगा मकर रेखा पर। ठीक है, सूर्य की किरण 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, और 21 जून को जो होता है ये कर्क रेखा पे होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि सूर्य की किरण विषुवत वृत्त पर कब सीधी पड़ती है। कोई आपसे पूछेगा कि सूर्य का जो किरण होता है विषुवत वृत्त पर सीधे कब, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को याद रखिएगा। किस दिन दिन और रात बराबर होता है, तो इसी दिन होता है 21 मार्च और 23 सितंबर। जब सीधे पड़ेगा ना उसी दिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है कि 23 सितंबर को उत्तरी ध्रुव में कौन सा ऋतु आपसे पूछेगा, तो ये शरद ऋतु। और वहीं 23 सितंबर में देखिएगा तो दक्षिणी गोलार्ध में देखिएगा तो बसंत ऋतु हो जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखना है। आइए हम लोग चैप्टर नंबर 4 में देख लेते हैं, मानचित्र से संबंधित है। सबसे पहले ही पॉइंट दे दिया गया है कि भौतिक मानचित्र होते हैं। क्या होते हैं, तो पृथ्वी की आकृति से संबंधित मानचित्र भौतिक मानचित्र कहलाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ने से एक पहले पॉइंट हम लोग बात कर ले कि ये मानचित्र जो होता है कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है फिजिकल, जिसको भौतिक बोलते हैं। दूसरा पॉलिटिकल होता है, जिसको बोलते हैं राजनीतिक बोलते हैं। और तीसरा जो होता है ये थीमेटिक होता है। ठीक है, जिसका नाम थीमेटिक ही होता है। तो वहीं आपसे पूछ जाता है कि भौतिक मानचित्र क्या होता है, तो पृथ्वी पर जितने भी आकृति आप देखते हैं उससे रिलेटेड वो भौतिक मानचित्र में आ जाते हैं। वहीं राजनीतिक मानचित्र में, यानी कि पॉलिटिकल मानचित्र में क्या जाता है, तो राज्य जुड़ा है तो राज्य बोल दीजिए, और राज्य नगर शहर वगैरह बोल सकते हैं। और राज्य के जितने भी आप देखिएगा बाउंड्री वगैरह ये सब डिफाइन करता है राजनीतिक मानचित्र में। ठीक है, कौन कहाँ से किस तरह से काटा हुआ है, कौन सा किस स्टेट का वो है बॉर्डर है, तो ये सब आपको देखने को मिल जाएगा राजनीतिक में। थीमेटिक में क्या होता है, तो इसमें जो है ना विशेष जानकारी प्रदान करने वाले मानचित्र होता है। विशेष का मतलब क्या हुआ, तो वारसा दिखा देगा, ऐसे करके दिखाया जाता है उसमें। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं। तो दोस्तों मानचित्र का जो होता है 3 घटक होते हैं। एक दूरी होता है, दिशा होता है, प्रतीक होता है। कौन कौन से होता है, तो दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र को दर्शाए जाने वाले प्रमुख 4 दिशा जो होता है क्या कहलाता है, तो प्रधान दिग बिंदु कहलाता है। 4 दिशा तो आप लोग को पता है, ये उत्तर हो जाएगा, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम हो जाता है, इसी को प्रधान बोलते हैं। ठीक है,
और इसमें 8 बन जाता है ऐसे करके। इसको क्या बोलेंगे, तो आप लोग को पता है जब ये आपका उत्तर है और इधर पूर्व, तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, तो आपको पता है दक्षिण पूर्व बोलेंगे। ऐसे करके आपका 8 हो जाता है। लेकिन प्रधान दिग बिंदु कोई पूछेगा तो 4 ही होता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बस। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मानचित्र पर दिखाए जाने वाले प्रतीकों को क्या कहते हैं, तो रुद्र प्रतीक बोलते हैं। इस पॉइंट को ऐड करके रखिएगा माइंड में, रुद्र प्रतीक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किया जाता है, तो नीला रंग जलाशय, हम लोग बोलते हैं ना पृथ्वी को नीला ग्रह, तो जल ही जल है, इसीलिए जलाशय को दिखाने के लिए नीला रंग का यूज करते हैं। वहीं भूरा रंग के यूज करते हैं तो पर्वत, ठीक है, भूरा रंग को दर्शाने के लिए पर्वत, और पीला और हरा रंग को दर्शाने के लिए आप देखिएगा तो पठार को पीला और हरा को मैदान दर्शाने के लिए, ठीक है, ऐसे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो कच्चा चित्र जो बिना किसी पैमाने की सहायता से खींचा जाता है उसको बोलते हैं रेखा चित्र बोलते हैं, ठीक है, बिना किसी पैमाने के। लेकिन उसी में अगर बोल दिया जाता है एक छोटी क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है, तो दोस्तों उसको बोलते हैं खाका। खाका क्या बोलता है, तो एक छोटी चित्र को बड़े पैमाने पर, मतलब ये छोटा चित्र है, इसको बड़े पैमाने पर दिखा देना खाका कहलाता है। चैप्टर नंबर 5 और 5 में देख सकते हैं कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल है। सबसे पहले ही क्वेश्चन दे दिया गया है कि पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों ठोस भाग को भूमंडल या स्थल मंडल बोलते हैं। गैस की परत जो पृथ्वी के चारों ओर मतलब घेरती है कहलाते हैं वायुमंडल। परत बोल दीजिए, चादर बोल दीजिए, ये सब वायुमंडल कहलाता है। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा कि पृथ्वी का वो भाग जिसमें जल पाया जाता है क्या कहलाता है, तो ये जलमंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट क्या समुद्र तल से ऊंचाई उसका अगर पूछा जाता है माउंट एवरेस्ट के 8848 मीटर बोल सकते हैं। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि विश्व के सबसे गहरा भाग जो कि प्रशांत महासागर का मरियाना गर्त है, ठीक है, समुद्र तल से कितना है, तो 11,022 मीटर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी सबसे पहले, तो तेंजिंग नॉर्वे, जो कि 29 मई आप 1953, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग यहाँ से देखिएगा कि जापान की एक जुंको तोबई जो विश्व की पहली महिला थी जो कि 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखी थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। वहीं एक और आ जाता है बिछेंद्री पाल आ जाता है, पहली महिला थी जो कि 23 मई 1984 को देखिएगा तो माउंट एवरेस्ट पे, वो भी एवरेस्ट पर कदम रखी थी। तो हमेशा देखिएगा आपका ये मई के आसपास ही लोग जाते हैं उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है, तो 7 वो है। कौन कौन, तो देखिएगा यहाँ से एशिया होगा, यूरोप होगा, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ऐसे करके आपका 7 हो जाता है। सबसे बड़ा कोई पूछता है तो बोलिएगा एशिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या चीज़, एशिया का क्षेत्रफल कुल पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना होता है, तो 1/3 होता है। कितना होता है दोस्तों, तो 1/3 होता है। उसी तरह हम लोग यहाँ से देख लेंगे कि एशिया महाद्वीप कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों अगर एशिया पूछता है तो पूर्वी गोलार्ध बोल सकते हैं, ठीक है। और उसमें भी देखिएगा तो कर्क रेखा से उस महाद्वीप से होकर गुजरता है कर्क रेखा, ठीक है। आप लोग को बता दिया गया बहुत डीप में, इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ, सिर्फ रिवीजन ये क्लास है। अगर कोई नया आदमी से वीडियो को देखते होंगे, अगर वो चाहते हैं कि डीप में क्लास को कराई जाए तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं डीप में बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप और एशिया के सूत्र भाग को क्या कहा जाता है, यानी कि दोनों के जब ऐड करके यूरेशिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बन जाता है कि एशिया के बाद दूसरा स्थान पे कौन आता है, तो अफ्रीका आता है, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए अफ्रीका भी। अगर इसका PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अफ्रीका के मध्य भाग कौन से रेखा गुजरती है मध्य भाग से, तो देख सकते हैं आपका इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा। वही क्वेश्चन है अफ्रीका कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध। और फिर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि वह कौन सा महाद्वीप है जिससे
कर्क रेखा और मकर रेखा ये सब गुजरता है, मतलब कर्क रेखा भी, मकर रेखा भी और इक्वेटर भी, तो अफ्रीका आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिल जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो सहारा का रेगिस्तान है। देन उसी तरह नील नदी किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये अफ्रीका में है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आप देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका है। नेक्स्ट पॉइंट क्या इसमें मिल जाएगा, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच के कौन सा संधि है, तो ये पनामा जल संधि है। ठीक है, यहाँ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों के बीच में पनामा जल संधि, इसको स्थल संधि, जल संधि नहीं, स्थल संधि, यानी कि स्थल जो है इसको क्या करता है, अलग करता है या मिलाता है। आप देख लीजिए वहाँ से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से ही क्वेश्चन एक आता है कि कौन सा महाद्वीप जो चारों ओर से महासागरों से घिरा हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया, इसीलिए इसको द्वीपीय यानी कि आइलैंड भी आपको इसको बोल सकते हैं। अंटार्कटिका पर स्थित भारत के 2 शोध संस्थान, एक मैत्री है, एक गंगोत्री है। एक नया पर 2012 में बना हुआ है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि विश्व में कितने महासागर है, तो 5 गो है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सभी महासागर को क्रम में अगर कोई बोलेगा बताने के लिए, तो क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर बोलिएगा, अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कौन सा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, तो आप क्या बोलिएगा, इंडियन ओशन, यानी कि हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है कि वायुमंडल को कितने परत में विभाजित किया गया है, तो एक क्षोभ मंडल होता है, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, एक और पॉइंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल कितना किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है, तो 1600 आप बता सकते हैं। वायुमंडल में प्रधान गैस पूछेगा, तो एक तो होता है ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, तो वायुमंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे घनत्व में क्या परिवर्तन होगा, तो घनत्व कम होता है। और एक और क्वेश्चन इससे बन जाता है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करता है, तो आप यूराल बता सकते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे 6 नंबर चैप्टर, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। देखिए दोस्तों, ये ओल्ड एनसीईआरटी में है, ठीक है, न्यू वाले में नहीं है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं ताकि आगे चल के क्वेश्चन हम लोग से नहीं छूटे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ से कि यहाँ से बोल रहा है कि 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भाग को क्या बोलते हैं, तब पर्वत बोलते हैं, हमेशा याद रखना है। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि स्थल रूप का निर्माण, जो अलग अलग स्थल बनता है, पर्वत, पठार, नदी, नहर जितने भी बनता है, वो 2 प्रक्रिया के द्वारा 2 गो होता है, एक आंतरिक प्रक्रिया, एक बाह्य, एक अंदर होता है, एक बाह्य होता है। वहीं क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी की ही यहाँ होना चाहिए, सतह टूटकर गिर जाने को कहा जाता है अपर्दन। जब ये देखिए पहाड़ हो गया ना, तो ये टूट टूट के नीचे गिर रहा है, तो यानी कि अपर्दन हो रहा है। वहीं अगर क्वेश्चन अलग तरीका से पूछ दिया जाता है कि अपर्दन की प्रक्रिया के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो खींचकर नीचे हो जाती है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पृथ्वी के स्थल रूप के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है कि एशिया, यूरोप तथा दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन है, तो यहाँ देखिए कौन कौन होता है, हिमालय भी है, तो हिमालय जो एशिया के है, ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। वहीं आपका यूरोप के कोई पूछेगा तो आल्प्स बोल सकते हैं, और दक्षिण अमेरिका के देखिएगा तो एंडीज है, याद रखिएगा। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 देखिएगा, एक वालित होता है, भ्रंशोत होता है, ज्वालामुखी होता है। ठीक है, इससे एक और क्वेश्चन पूछ जाता है कि भारत में स्थित सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला कौन है, तो अरावली है, इस पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है। यहाँ से देखिएगा कि अफ्रीका और जापान में स्थित ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो अफ्रीका में कोई पूछेगा तो आपको बताना है कि माउंट किलिमंजारो, जापान में कोई पूछेगा तो फ्यूजियामा बोल सकते हैं। उसी तरह एक और पॉइंट यहाँ से पूछ लिया जाता है कि पर्वत के प्रचलित जो खेल होता है ना, कौन कौन से होता है, जो पर्वत पर जाके देखिएगा डंडा लेके, वो प्रचलित एक खेल होता है, कौन कौन से होता है, एक पैराग्लाइडिंग होता है, एक हैंग ग्लाइडिंग, एक रिवर राफ्टिंग वगैरह और स्कीइंग वगैरह, ये सब होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा।
वैसे नाम सामने आ जाएगा, आप लोग पक्का लगा दीजिएगा, मुझे पता है। फिर यहाँ से देखिएगा, भारत में स्थित पुराना पठार कौन सा है? पुराना पठार बोलेगा तो दक्कन का पठार, विश्व में पूछेगा तो तिब्बत का पठार बोल सकते हैं। तिब्बत के पठार के समुद्र तल से अगर हाइट पूछा जाए तो बता सकते हैं 4000 से लेके 6000। वहीं अफ्रीका का पठार किस के लिए प्रसिद्ध है? तो अफ्रीका के पठार जो होता है ये सोना और हीरा के लिए। वहीं भारत के छोटा नागपुर पठार जो पूछेगा खनिज के लिए, तो लोहा के लिए, कोयला के लिए, मैंगनीज के लिए। छोटा नागपुर पठार कौन सा जलप्रपात है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर जाइएगा तो वहाँ पर मिलेगा हुंड्रू, ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात। एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जलप्रपात एक होता है ना जोग जलप्रपात, कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि समुद्र तल से 200 मीटर की ऊंचाई वाले स्थान को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? तो आप बता सकते हैं कि मैदान बोलते हैं 200 मीटर वाला। एक और क्वेश्चन यहाँ से बोल जाता है यांगत्से नदी कहाँ पे है? तो ये चीन में है। चलिए यहाँ से देखेंगे हमारा देश भारत। हमारे देश भारत से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनेगा सारे पॉइंट इसमें देख लेंगे। क्या क्या पॉइंट बन रहा है कि स्थल का वो भाग जो 3 तरफ से घिरा हुआ रहता है, जैसे ये इंडिया के देख लीजिएगा, इसका बात बोल रहा है, इधर से भी, नीचे से भी और इधर से भी, तो इसको प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला बोलते हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत के उत्तर में कौन सा? तो ऊपर, उत्तर का मतलब ऊपर हिमालय है। वहीं क्वेश्चन पूछेगा पश्चिम की ओर तो अरब सागर, और भारत के पूर्व में देखिएगा तो बंगाल की खाड़ी। देखिए ये हो गया, तो ऊपर में ये हिमालय हो गया। वहीं अगर पश्चिम में पूछा अरब सागर और पूर्व में पूछेगा तो बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि भारत के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है? तो ये देखिएगा तो हिंद महासागर है, यहाँ पे हिंद महासागर है, ठीक है। वहीं क्वेश्चन पूछ लेगा भारत का क्षेत्रफल, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर बोलिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारत का लद्दाख से कन्याकुमारी के जो पूछता है ना, लद्दाख से कन्याकुमारी, इस तरह से यहाँ से लद्दाख से कन्याकुमारी तो 3200 किलोमीटर। वहीं आपका अरुणाचल प्रदेश से लेकर और आपका पूछेगा वहाँ कच्छ के रण तक, यहाँ से यहाँ तक, तब बोलिएगा 2900 किलोमीटर। अमेरिका में कितनी मानक समय है? तो देखिएगा तो ये 7 है, लेकिन भारत में 2 होना चाहिए लेकिन 1 ही है, ठीक। कनाडा में देखिएगा तो 6 है। एक क्वेश्चन पूछता है भारत कौन से गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। एक और क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के मध्य से होकर कौन सा रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा। ये सारे इससे क्वेश्चन बन जाता है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से क्या पूछ रहा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर पूछेगा तो देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेके कहाँ तक? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशीय, हमेशा याद रखना है। अक्षांशीय विस्तार बोलेगा तो देशांतरी विस्तार पूछेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट आपको पूर्वी देशांतर बोल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत का मानक यामोत्तर रेखा, तो 82.5 डिग्री बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट। चलिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन हो जाता है कि हिमालय को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 3 भागों में, एक बृहद, एक मध्य और शिवालिक, ठीक है। ये आपका हिमालय हो गया, देखिएगा ये आपका हिमालय हो गया, तो इसको 3 भागों में बांट दीजिए तो ये 3 भागों में बट जाएगा। वहीं क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है और वो सुंदरबन डेल्टा की आकृति भी बनाती है, और आकृति पूछेगा तो आप बता सकते हैं त्रिभुजकार है। परवाल छोटे समुद्री जंतु के कंकाल के क्या कहते हैं? पॉलिप बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट एक पॉइंट होता है इसमें कि पूर्व की ओर बहने वाले मुख्य नदियों जो है कि कौन कौन? पूर्व की ओर, पूर्व का मतलब इधर की ओर बहने वाला, यानी कि बे ऑफ बंगाल में गिरने वाला महानदी गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, ठीक है। पाक जल संधि के द्वारा देखिएगा तो संधि किन 2 देशों को क्या करता? मध्य है, तो ये भारत और श्रीलंका। अब देखिए यहाँ पर भारत हो गया, यहाँ श्रीलंका, ये दोनों के मध्य पाक जल संधि है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है, और लास्ट में आप आइएगा तो भारत के जलवायु, वनस्पति और जीव से रिलेटेड कोई पूछेगा तो 2 चयन को शब्द होता है कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होता है? तो मेघालय के मानेसर में देख लीजिएगा। और वहीं पूछेगा भारत के प्रमुख मौसम कौन कौन है? तो देख लीजिएगा, एक फरवरी से ले आपका दिसंबर से फरवरी में ठंडा होता है,
मार्च से मई में आपका गर्म होता है, जून से सितंबर में देखिएगा तो और आपका दक्षिण पश्चिम मानसून होता है यानी कि वर्षा, और अक्टूबर से नवंबर कोई पूछेगा तो लौटता मौसम कहलाता है। तो यहाँ पे आपका ख़त्म होता है 6th क्लास के। अब हम लोग बढ़ेंगे 7th क्लास के ज्योग्राफी की ओर। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ से गलत हुआ हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।